हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैलिएंट फीचर्स ऑफ टैक्सेशन। इस टॉपिक के अंतर्गत जो है हम एंशिएंट इंडिया में टैक्स की नीड्स यानी या उसकी आवश्यकता से संबंधित जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे तथा मेन फीचर्स ऑफ टैक्सेशन की बात करेंगे, यानी जो कार्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे तथा टाइप्स ऑफ टैक्सेस की बात करेंगे, कर के प्रकारों के बारे में बात करेंगे तथा उनकी यूटिलाइजेशन के बारे में जो है हम इस टॉपिक के अंदर जो है डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से जो रूलर्स होते थे, जो शासक होते थे एंशिएंट इंडिया में, टैक्स को कलेक्ट करने के पश्चात उनका यूटिलाइजेशन जो है किस रूप में वो कर रहे हैं। भारत में जो है राज्य की उत्पत्ति के साथ ही हमें जो है वित्तीय गतिविधि से संबंधित सूचनाएं हमें दिखलाई देने लगती हैं और ये कहना बहुत ही मुश्किल प्रतीत होता है कि बिना वित्तीय गतिविधियों के प्रशासनिक कार्यों की परिकल्पना करना जो है मुश्किल प्रतीत होता है। और जो शासक होता था उसे राज्य के द्वारा जो है अनियमित जो है शक्तियां जो है उसे प्रदान की गई थी। इसके साथ ही साथ जो राज्य की जो संपत्ति है उसके ऊपर भी शासक को जो है अधिकार प्रदान किया गया था तथा पराजित शत्रु शासक के कोष के ऊपर भी जो है शासक को पूर्ण जो है अधिकार जो है दिया गया था। इसके अतिरिक्त जो है एक भरा पूरा कोष जो है किसी भी राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है आवश्यकता मानी गई है। एंड किसी भी राज्य की आर्थिक गतिविधियों एवं संपन्नता के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो एलिमेंट माना गया है वो है सिक्योरिटी, यानी कि जो सुरक्षा का भाव जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है अंग माना जाता है, किसी भी राज्य की आर्थिक गतिविधियों एवं उसकी संपन्नता के लिए माना गया है। इसके अतिरिक्त जो है समुचित जो है वित्तीय क्रियाकलापों के द्वारा जो है किसी व्यक्ति विशेष के पास धन के अधिक संग्रह को जो है नियंत्रित भी किया जाता था। और जो राज्य है उसे कर प्राप्त करने की जो है पूर्ण अधिकार जो है राज्य को दिया गया था। बट किंतु जो एंशिएंट थिंकर्स थे या जो प्राचीन भारतीय जो विचारक थे वो जो है शासक को जो है अनकंडीशनल राइट जो है प्रदान नहीं करते हैं। और प्राचीन भारतीय जो विचारक हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से ये उल्लेख किया है कि नो प्रोटेक्शन नो टैक्स, सुरक्षा नहीं तो कर नहीं से संबंधित जो है सिद्धांतों को वो प्रतिपादित करते हुए हमें दिखलाई देते हैं। और ये शासक का ये कर्तव्य माना जाता था कि वो अपनी जनता की सुरक्षा करे तथा उनके अधिकारों का भी वो जो है सुरक्षा करने का जो दायित्व जो है वो राजा को दिया। कोष जो है किसी भी राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है अंग माना जाता था तथा जो प्राचीन भारतीय जो थिंकर्स थे उन्होंने वित्तीय गतिविधियों को जो है राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो एलिमेंट उसके मानते हैं तथा एक भरे हुए कोष को जो है किसी भी राज्य के लिए जो है रीढ़ माना जाता था। वैदिक ग्रंथों में हमें राजस्व से संबंधित जो है हमें कुछ आरंभिक साक्ष्यों की प्राप्ति होती है जिसमें धनी लोगों के द्वारा जो है स्वेच्छा से कर दिए जाने के उल्लेख प्राप्त होते हैं तथा जो पराजित होने वाले कमजोर शासक होते थे, जो ट्राइबल किंग्स होते थे, उनके द्वारा उनके ऊपर जो है कंपलसरी जो है उन्हें कर
प्रदान करने से संबंधित जो है विवरण या उल्लेख हमें वैदिक ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। इसके अलावा वैदिक ग्रंथों में हमें करों के विभिन्न प्रकारों से संबंधित सूचनाएं भी प्राप्त होती हैं, जिसमें बलि और शुल्क जैसे करों के स्पष्ट उल्लेख हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि इस काल तक आते आते जो है जो कर थे मुख्य रूप से कृषि उत्पादों के ऊपर तथा पशुपालकों के ऊपर जो है मुख्य रूप से जो है इम्प्लीमेंट किए जा रहे थे। और हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे राज्य की शक्तियां बढ़ती हैं, हमें टैक्सों के प्रकारों में भी हमें वृद्धि होती हुई दिखलाई देती है और कर को जो है एक अत्यधिक जो है महत्व जो है प्रदान किया जाने लगा था। सोर्सेज की बात करें तो एंशिएंट इंडियन टैक्सेशन संबंधी सोर्सेज की बात करें तो हमारे पास अनेकों प्रकार के सोर्स दिखलाई देते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है लिटरेरी सोर्सेज यानी कि साहित्यिक साक्ष्य। इसके अतिरिक्त जो है इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड भी महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में दिखलाई देते हैं। इसके साथ ही साथ जो फॉरेन अकाउंट है उसमें भी हमें टैक्सेशन के से संबंधित अनेकों जो है हमें रेफरेंसेज अथवा संदर्भ जो है हमें प्राप्त होते हैं। सबसे प्रमुख है स्मृति ग्रंथ, जिसमें मनुस्मृति, विष्णु स्मृति तथा नारद स्मृति प्रमुख है। इसके बाद जो है बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख करना महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें प्रमुख है मिलिंद पन्हो, अवधान शतक, दिव्यावधान एंड महावंश। महाकाव्यों में महाभारत सबसे प्रमुख है, जिसमें हमें कर प्राप्त करने के लिए जो राजाओं को अधिकार दिए गए उससे संबंधित हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं। करों के विभिन्न प्रकारों से संबंधित हमें सूचनाएं इसमें महाभारत में हमें प्राप्त होती हैं। अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, स्पेशली मौर्य काल की अर्थव्यवस्था और कर प्रणाली को समझने के लिए। अन्य साहित्यिक ग्रंथों की बात करें तो आपस्तंभ सूत्र, गौतम सूत्र, अमरकोश तथा मेधातिथि के विवरण भी जो है महत्वपूर्ण माने जाते हैं। विदेशी यात्रियों के विवरण की बात करें तो अकाउंट ऑफ एरियन महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त जो है मेगास्थनीज के इंडिका में भी हमें कर से संबंधित अनेकों जो है संदर्भ प्राप्त होते हैं तथा डायोडोरस, स्ट्रैबो और प्लिनी के रेफरेंसेस से भी हमें अनेकों महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त फाहियान और वेनसोंग के जो ट्रैवल अकाउंट हैं उसमें भी हमें मौर्य गुप्त काल के बाद की से संबंधित जो है हमें अर्थव्यवस्था से संबंधित हमें उदाहरण प्राप्त होते हैं तथा अलबरूनी का जो ग्रंथ है ये भी एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में हमें दिखलाई देता है। अभिलेखों की बात करें तो इसमें सबसे प्रमुख है महास्थान अभिलेख तथा दूसरी महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो है सोहगौरा अभिलेख। इसके अतिरिक्त अशोक की रुमिनदेई अभिलेख से भी हमें करों से संबंधित सूचनाएं प्राप्त तथा वशिष्ठिपुत्र पुलमावी का जो कार्ले गुफा अभिलेख है ये भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में हमें दिखलाई देता है। एंड रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भी एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में हमें दिखलाई देता है। एंड नासिक अभिलेख जो है जो कि उसावद से संबंधित है ये भी एक महत्वपूर्ण। इसके अतिरिक्त जो अनेकों गुप्त अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं जो कि महत्वपूर्ण स्रोत हैं इस प्राचीन भारत की कर प्रणाली को समझने के लिए। महाभारत में हमें राज्य के द्वारा वार्ता के माध्यम से अनेकों गतिविधियों के संचालित करने के उदाहरण प्राप्त होते हैं, जिसके माध्यम से वो अपने जो कोष है, जो अपने ट्रेजरी है उसको जो है फिल करते थे। इसके अलावा हम महाभारत में हमें अनेकों प्रकार के करों से संबंधित सूचनाएं भी प्राप्त होती हैं, जिसमें प्रमुख रूप से क्राउन लैंड के माध्यम से कर प्राप्त करना, वेस्ट लैंड के माध्यम से कर प्राप्त करना, फॉरेस्ट, माइंस, नेचुरल टैंक्स, रिजर्वायर के
से जो है राज्य की जो है आय को बढ़ाने से संबंधित हमें संदर्भ प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त साल्ट डिपॉजिट्स भी एक महत्वपूर्ण स्रोत था, जिसके माध्यम से राज्य जो है अपने आय को जो है वृद्धि करता था। एंड ऋग्वेद में हमें अस्थाई प्रकार के जो है सोर्सेज के बारे में अ, सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, लेकिन समय के साथ जो है हमें करों में जो है अनेकों प्रकार के परिवर्तन दिखलाई देते हैं और उनके विभिन्न प्रकारों से संबंधित सूचनाएं हमें जो है दिखलाई देने लगती हैं। इसके अतिरिक्त जो है राज्य है अपने कोष को भरने के लिए फी भी लगाता था। इसके अतिरिक्त फाइन, पेनाल्टी तथा अन्य माध्यमों से भी जो है अपनी आय को बढ़ाने का जो है प्रयास करता था। प्राचीन काल में करों की विभिन्न प्रकारों से संबंधित सूचनाएं कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और महाभारत में जो है स्पष्ट रूप से प्राप्त होते हैं। और कर जो है वो राजा के द्वारा जो है अपने राज्य की सेवा और अपने लोगों की सुरक्षा प्रदान करने के एवज में दिया जाने वाला जो है रूप में दिखलाई देता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं मनुस्मृति में यह स्पष्ट रूप से शासक को यह निर्देश दिया गया है कि राजा को जो है बहुत ही उचित प्रकार के जो है टैक्स जो है इम्प्लीमेंट करने चाहिए और उसे लेने के लिए भी टैक्स को कलेक्ट करने के भी जो है नियम जो है यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। और इसमें ये उल्लेख किया गया है कि जो शासक है वो बगीचे के माली की तरह होना चाहिए और उसे जो है अपनी प्रजा पर जो है उचित प्रकार से जो है कर को लगाना चाहिए। और शासक को जो है एक मधुमक्खी की तरह होना चाहिए, जो कि फूलों और पौधों को बिना नुकसान पहुंचाए जो है जिस प्रकार से जो है मधु का संग्रह करती है, उसी प्रकार से राजा को भी अपनी प्रजा को नुकसान पहुंचाए बिना जो है कर का जो है संग्रह करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो राजा है यानी जो रूलर है उसे जो है he was to act like sun and Indra in the collection and distribution of resources। यानी जो राजा है उसे सूर्य और इंद्र की तरह जो है व्यवहार करना चाहिए, जैसे कि जिस प्रकार से सूर्य जो है सूर्य की तरह उसे कलेक्शन करना चाहिए तथा इंद्र की तरह उसे जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है करना चाहिए। मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से ये उल्लेख किया गया है कि वो राजा जो है नफरत का पात्र होता है जो अपनी प्रजा के ऊपर जो है जबरदस्ती जो है कर जो है लगाते हैं, उनसे उनकी प्रजा जो है। मनुस्मृति एवं महाभारत में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शासक को जो है कर जो है धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए तथा उसे कोमलता के साथ जो है लागू करना चाहिए और सही समय पर जो है उसे लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त व्यापारियों के ऊपर कर लगाने के भी कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि शासक को व्यापारियों से कर जो है एक फिक्स अमाउंट में लेना चाहिए और उनको फ्रीडम यानी व्यापार में स्वतंत्रता प्रदान करने से संबंधित सूचनाएं भी जो है हम मनुस्मृति और महाभारत में दी गई हैं। कुछ इसी प्रकार की जो सूचना जो है हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी दिखलाई देती है, जिसमें राजा को स्पष्ट रूप से ये निर्देश दिया गया है कि वो अपने संसाधनों का जो है समुचित उपयोग करे तथा उसका जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो अपने
कोष को जो है भरना जो है एक महत्वपूर्ण जो है उसका उद्देश्य होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है जो कर हैं उनका विभाजन जो है अपनी आवश्यकता के अनुरूप जो है करने के निर्देश दिए गए हैं, तथा साथ ही साथ उन्हें इमरजेंसी यानी आपातकाल में जो है उचित स्थान पर जो है खर्च करने के भी जो है निर्देश जो है दिए गए हैं। तथा यहाँ यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी राज्य की डेवलप इकॉनमी और डेवलप एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके विभिन्न प्रकार के करों की प्रणाली के को देखकर जो है समझा जा सकता है। और राज्य को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसे कम से कम जो है नुकसान हो। इस बात का जो है ध्यान राज्य को हमेशा रखना चाहिए। अल्बरूनी कहता है कि जो भारतीय थे वो अपने राजा को अपनी आय का 1/6 जो है वो टैक्स के रूप में देते थे, जिसका प्रमुख जो है उद्देश्य होता था राजा के द्वारा जो है अपनी प्रजा को जो है प्रजा और उसके परिवार को जो है सुरक्षा प्रदान करना जो है प्रमुख उद्देश्य था। कुछ इसी प्रकार की सूचनाएं हमें महाभारत, मनुस्मृति, विष्णु स्मृति, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी हमें प्राप्त होते, जिसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राजा को अपनी प्रजा की सुरक्षा प्रदान करने के एवज में जो है उनकी आय का 1/6 जो है भाग जो है उसे राजा को जो है संग्रहित करने का अधिकार था। महाभारत में कहा गया है कि राजा को अपनी वार्षिक राजस्व का जो है कलेक्शन जो है किसी विश्वसनीय व्यक्ति के द्वारा जो है करवाना चाहिए, और जो कर हैं वो एक प्रकार से राजा का वेतन माना है, और जो कर को संग्रह करने का जो मुख्य उद्देश्य वो जो है वो है सामाजिक सुरक्षा और अपनी प्रजा की सुरक्षा जो है सबसे प्रमुख उद्देश्य जो है कर देने का माना गया है। महाभारत में ये भी कहा गया है कि जो वैश्य हैं उन्हें इनकरेज करना चाहिए अपने धन को जो है बढ़ाने के लिए जो है इनकरेज करना चाहिए, कि राजा का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपनी प्रजा को व्यापारिक गतिविधियों में जो है भाग लेने के लिए जो है उन्हें उत्साहित करे। आपस्तम्भ सूत्र में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो है राजा को जो है अपनी प्रजा से नियमानुसार जो है कर प्राप्त करना चाहिए। नियम के अनुसार कर जो है वो होते हैं जो कि स्मृतियों के द्वारा जिन्हें मान्यता प्रदान की। इसके अतिरिक्त आपस्तम्भ सूत्र में जो है राजा के द्वारा जो है गलत प्रकार से कर के संग्रह की जो है आलोचना भी की गई है, और उसे ये सलाह दिया गया है कि वो अपनी प्रजा को जो है प्रजा से जबरदस्ती कर की वसूली ना करें। और यहाँ भी यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राजा को जनरली यानी साधारणतया 1/6 जो है उनकी आय का 1/6 पार्ट ही लेना चाहिए। एंड किंतु हमें ऐसे भी उल्लेख या संदर्भ प्राप्त होते हैं जिसमें प्रजा के ऊपर जो है जबरदस्ती टैक्स लगाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिससे सबसे प्रमुख है जातकों से संबंधित विवरण जो है सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिसमें ऑपरेसिव टैक्स यानी
जबरदस्ती कर लगाने के से संबंधित विवरण हमें प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त अभिलेखों में भी हमें ऐसे अनेकों साक्ष्य प्राप्त होते हैं जिसमें प्रजा के ऊपर, स्पेशली जो ग्रामीण जो क्षेत्र थे वहाँ पर जो है शासकों के द्वारा जो है जबरदस्ती जो है टैक्स लगाया जाता था। और जिसमें हम ये जानते हैं विस्टी एक प्रकार का फोर्स लेबर था जो कि लोकल रूलर्स के द्वारा जो है स्थानीय लोगों से जो है करवाया जाता था विदाउट पेइंग एनीथिंग। सोर्सेज ऑफ टैक्सेशन की बात करें तो हमारे पास टैक्सेशन के अनेकों प्रकार के सोर्सेज के बारे में सूचनाएं हमें तत्कालीन ग्रंथों से हमें प्राप्त होती हैं, जिसमें प्रमुख है राष्ट्र, यानी दूसरा है दुर्ग, तीसरा है खनि, चौथा सेतु, पांचवा वन, छठा व्रज, सातवां है मर्चेंटाइज एंड नेक्स्ट है ट्रेजर ट्रोव एंड नेक्स्ट वॉलंटरी। ये इसके अतिरिक्त हम ये देखते हैं कि प्राइवेट लैंड यानी कि जो व्यक्तिगत भूमि है वो जो है राजा के लिए एक सबसे प्रमुख स्रोत है टैक्स प्राप्त करने का, यानी कर प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत जो है हमें दिखलाई देता है। और राजा जो है प्राइवेट लैंड से सड भाग अथवा 1/6 जो है टैक्स के रूप में जो है रेगुलर जो है टैक्स के रूप में प्राप्त करता था। जो लैंड रेवेन्यू है यानी जो भू राजस्व है वो अलग अलग जगहों पर भिन्न भिन्न प्रकार के हमें दिखलाई देते हैं, स्पेशली वो सॉइल की टाइप्स यानी सॉइल का जो प्रकार है और क्रॉप्स यानी कि जो फसलों के प्रकार के आधार पर जो है उनका जो है निर्धारण जो है किया जाता था। रोमिंदेई स्तंभ लेख जो कि अशोक के द्वारा जारी किया गया था उससे हमें जो है भूमि के ऊपर कर से संबंधित हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इस अभिलेख में यह स्पष्ट किया गया है कि राजा अशोक जब शाक्य मुनि के बर्थ प्लेस पर विजिट करने जाता है यानी कि लुम्बिनी जब वो जाते हैं और वहाँ पर उससे पूर्व जो है 1/6 जो है टैक्स कलेक्ट किया जा रहा था, जिससे बाद में अशोक के द्वारा जो है 1/8 जो है कर दिया जाता है, यानी कि जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका 1/8 जो है जो शेयर है वो राजा को प्राप्त होता। इसके अतिरिक्त गौतम सूत्र में हमें प्राइवेट लैंड यानी कि व्यक्तिगत भूमि के ऊपर टैक्स लगाने के डिफरेंट टाइप्स के बारे में, प्रकारों के बारे में सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जिनमें 1/6, 1/8 एंड 1/10 प्रकार के इससे संबंधित सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। 1/6 जो है गुड क्वालिटी सॉइल के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता था। इंटरमीडिएट क्वालिटीज के जो सॉइल है उनके ऊपर 1/8 जो है टैक्स का टाइप इम्प्लीमेंट होता था, तथा 1/10 जो है बैड क्वालिटी ऑफ सॉइल के ऊपर जो है 1/10 जो है इम्प्लीमेंट होता था। इसके अतिरिक्त कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें 1/3 एंड 1/4 जो है से संबंधित करों से संबंधित सूचनाएं भी हमें प्राप्त होती हैं, जो कि वो आपातकाल में लगाने का निर्देश देते हैं। कर प्राप्त करने की यानी कर लगाने की जो दर है वो मुख्य रूप से मृदा के प्रकार, उसकी उत्पादकता तथा उस क्षेत्र में उपलब्ध सिंचाई के संसाधनों पर जो है निर्भर करती थी। इससे संबंधित सूचनाएं हमें वशिष्ठपुत्र पुलमावी के कार्ले प्राप्त होते हैं, गुफा लेख। इसके अतिरिक्त हमें बलि एक प्रकार का ये टैक्स है, एक प्रकार का ये कर है जो कि
जबरदस्ती वसूला जाता था, अधिकारियों के द्वारा जो है जबरदस्ती वसूला जाता था। इसके बारे में सूचना हमें अशोक के रोमनदेही अभिलेख से भी हमें प्राप्त होती है, जिसमें उसके द्वारा जो है इसको माफ करने का हमें उल्लेख प्राप्त होता है। मॉडर्न पीरियड में बलि जो है एक प्रकार का धार्मिक कर था, जो कि तीर्थयात्रियों से वसूला जाता था। दूसरा जो कर का प्रकार हमें दिखलाई देता है वो है कर। ये एक प्रकार का ऐसा कर था जो कि टैक्स था, जो कि पेड इन मनी यानी कि मुद्रा के रूप में जो कर चुकाया जाता था उसे हम कर कहते थे। तीसरा जो प्रमुख हमें टैक्स का फॉर्म दिखलाई देता है वो है भाग के रूप में दिखलाई देता है। भाग जो है उस प्रकार का कर है जो कि किसानों के द्वारा जो है भूमि के ऊपर लगाया जाता था। विस्टी ये एक प्रकार का फोर्स लेबर है, यानी जबरदस्ती किसी व्यक्ति से जब हम स्थानीय शासकों के द्वारा या शासकों के द्वारा जब कोई कार्य करवाया जाता था तो वो विस्टी कहलाता था। हिरण्य टैक्स अपॉन कमर्शियल क्रॉप्स, यानी कि जो व्यापारिक जो उत्पाद होते थे, फसलें होती थी, उनके ऊपर जो है हिरण्य नामक जो है टैक्स इम्प्लीमेंट किया जाता था। प्रणय इमरजेंसी टैक्स को जो है प्रणय कहा जाता था। एंड इनकम कमिंग फ्रॉम सिटीज वो जो है वास्तु के रूप में जो है आइडेंटिफाई किया गया है। एंड टैक्स ऑन ट्रेड नोन एज शुल्क, व्यापारिक गतिविधियों के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता था वो शुल्क के रूप में जो है उसे माना गया है। एंड गुल्मदेह अकॉर्डिंग टू कौटिल्य के अनुसार ये जो है ये टैक्स जो है व्यापारियों के ऊपर जो है लगाया जाता था। ऐसे व्यापारी जो कि विदेशों में व्यापार करते थे उनके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता था वो गुल्मदेह नाम से जाना जाता है। इसे एक प्रकार से हम ड्यूटी टैक्स कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो है हमें उत्संग के बारे में भी हमें सूचना प्राप्त होती है, यानी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसमें जब किसी राजकुमार की जन्म होता था तो प्रजा से जो है ओकेजनली जो है इसका कलेक्शन किया जाता था। उदक भाग ये इरिगेशन टैक्स यानी सिंचाई कर था, वो उदक भाग नाम से जाना जाता था। ऊपरी कर ये एक्स्ट्रा सेस होता था जो कि पब्लिक के ऊपर जो है लगाया जाता था। एंड उदंग्र टैक्स ऑन परमानेंट टेनेंट्स, यानी जो परमानेंट टेनेंट्स होते थे उनके ऊपर जो टैक्स लगता था, कर लगता था, वो उदंग नाम से जाना जाता था। इसके अतिरिक्त जो है राजकीय भूमि से होने वाले आय भी जो है एक महत्वपूर्ण स्रोत थी राज्य की आय का, जिससे संबंधित सूचनाएं हमें डायोडोरस के विवरणों में भी प्राप्त होती, जिसमें वो स्पष्ट रूप से कहता है कि 1/4 जो है जो प्रोड्यूस होता था वो जो है शासक को प्राप्त होता था। इवन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी हमें इससे संबंधित सूचनाएं प्राप्त होती है, जिसमें वो निर्देश देते हैं कि राजा को 1/3 एंड 1/4 जो है शेयर यानी अथवा भाग जो है कलेक्ट करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है राज्य जो है जो गणिकाएं होती थी उनसे भी जो है टैक्स कलेक्ट करते थे, प्राप्त करते थे। और गणिकाओं को जो है अपनी एक महीने की इनकम में 2 दिनों की जो अर्निंग होती थी, जो आय होती थी, उसे जो है राज्य को जो है टैक्स के रूप में, कर के रूप में देना होता था। इसके अतिरिक्त एक्टर, सिंगर और डांसर्स को भी जो है टैक्स जो है पे करना पड़ता था। एंड पासपोर्ट फी भी एक महत्वपूर्ण एक सोर्स के रूप में हमें दिखलाई देता है स्टेट इनकम का।
इसके अतिरिक्त राज्य की आय के स्रोतों की बात करें तो उसमें जो व्रज हैं ये भी महत्वपूर्ण राज्य की आय के स्रोत के रूप में हमें दिखलाई देते हैं। इसके अतिरिक्त जो है राज्य जो है फाइन और पेनाल्टीज के द्वारा भी जो है अपनी इनकम को जो है बढ़ाने का प्रयास करता था। और कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 340 प्रकार के फाइन्स के बारे में हमें सूचनाएं जो है प्रदान करते हैं, जिनके माध्यम से राज्य अपने आय को यानी इनकम को जो है बढ़ाते थे। इसके अतिरिक्त जो राज्य की दान होते थे उनमें हमें ऐसी सूचनाएं प्राप्त होती हैं कि करों में छूट से संबंधित सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है ब्रह्मदेय लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मणाज एंड एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ टैक्स। यानी ब्रह्मदेव वैसी भूमि वैसा दान होता था जिसमें जो है जो ब्राह्मणों को भूमि दान दी जाती थी और सभी प्रकार के करों से जो भूमि मुक्त होती थी वो ब्रह्मदेय कहलाती थी। इसके अतिरिक्त जो है एग्जाम्पशन का जो बेनिफिट है वो वीमेन को भी प्राप्त था। स्टूडेंट लिविंग विद टीचर्स यानी ऐसे विद्यार्थी जो अपने शिक्षक के साथ रहते थे उन्हें भी कर में छूट प्राप्त थी। शूद्र, ब्लाइंड, डीफ, डम्ब एंड डिजीज पर्सन जो होते थे उन्हें भी जो है टैक्स से जो है छूट प्रदान की गई थी, यानी एग्जम्पशन में। The armor and the implements maker, shipbuilder, artisans were not only free from payment. इसके अतिरिक्त जो शस्त्र बनाने वाले जो कारीगर होते थे तथा बड़े जहाज़ों के निर्माण करने वाले जो कारीगर होते थे उन्हें जो है टैक्स से छूट प्राप्त हुई थी। तो इसके अतिरिक्त जो है राजा अपनी राज्य की आय से जो है उनके ऊपर जो है खर्च भी करते थे। इसके अतिरिक्त खारवेल और अशोक के अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि राजा को जो है कर को जो है घटाने का भी अधिकार जो है प्राप्त था। तथा विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों को भी जो है करों में अनेकों प्रकार के जो है छूट प्राप्त करने के साक्ष्य हमें दिखलाई देते हैं। एंड मुख्य रूप से शुल्क, तरपन्य और गुल्म जैसे जो कर हैं वो इनमें हमें विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारी को जो है इस प्रकार के करों से जो है छूट प्राप्त हो। कंक्लूडिंग रिमार्क की बात करें तो हमें ये स्पष्ट रूप से दिखलाई देता है कि प्राचीन भारत में जो है टैक्सेशन की जो पद्धति थी, कर संग्रह की जो पद्धति थी वो वेल ऑर्गेनाइज्ड थी और इसके लिए जो है कुछ अनेकों प्रकार के जो है हमें गाइडलाइंस भी हमें दिखलाई देते हैं तथा शासक के द्वारा जो है संग्रहित जो कर है, जो धन है उसे पब्लिक वेलफेयर में जो है खर्च करने, यूटिलाइज करने संबंधित हमें सूचनाएं जो है हमें प्राप्त होती हैं। अशोक के अभिलेखों और ग्रीक लेखकों के विवरणों से इस बात की हमें पुष्टि होती है कि मौर्य काल में जो है पब्लिक वेलफेयर से संबंधित अनेकों जो है कार्य जो है शासकों के द्वारा जो है किए जा रहे थे। स्पेशली मेडिकल फैसिलिटी से संबंधित हमें उल्लेख जो है अशोक के अभिलेखों और ग्रीक ऑथर्स के जो संदर्भ है उनसे हमें प्राप्त होती हैं। और अशोक ने जो है मनुष्य एवं पशु दोनों के लिए जो है अस्पतालों का जो है वो निर्माण करता हुआ दिखलाई देता है। इसके अतिरिक्त सड़कों का निर्माण और उनका
मेंटेनेंस जो है वो भी एक प्राइमरी ड्यूटी मानी जाती है थी, किसी भी राज्य की जो है प्राइमरी ड्यूटी मानी जाती थी। एंड इसके अतिरिक्त जो शासक होते थे वो अ, अपने ऊपर जो है एक अच्छा अमाउंट जो है वो खुद के ऊपर भी खर्च करते थे। तथा हमें ऐसे भी उल्लेख प्राप्त करते हैं जिसमें ये स्पष्ट रूप से उल्लेख विवरण दिया गया है कि जो शासक होते थे वो इरिगेशन को प्रमोट करने के लिए कैनल्स, पॉन्ड्स एंड लेक का भी निर्माण करवाते थे। और अर्ली मिडिल पीरियड में हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के साथ साथ जो डेक्कन प्लेटू है तथा तमिलनाडु के क्षेत्रों में जो है इरिगेशन जो सिस्टम है उनको डेवलप करने के एविडेंसेज हमें दिखलाई देते हैं। इवन परमार राजा भोज के द्वारा जो है भोपाल और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में अनेकों जो है झीलों के निर्माण से संबंधित हमें उल्लेख प्राप्त होते हैं। गुजरात और राजस्थान में हमें अनेकों बावलियों के भी उल्लेख हमें दिखलाई देते हैं। और चोलों के काल में जो है तमिलनाडु में हमें हर एक गांव में जो है इरिगेशन सिस्टम को डेवलप करने के जो है उल्लेख हमें दिखलाई देते हैं। तथा साथ ही साथ जो शासक होते थे वो अपनी इनकम का बहुत सारा हिस्सा एजुकेशन से संबंधित कार्यों पर भी वो खर्च करते थे, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें जो दिखलाई देता है वो है नालंदा महाविहार। नालंदा विक्रमशिला महाविहार से संबंधित उल्लेख जो है महत्वपूर्ण हमें यहाँ पे दिखलाई देते हैं। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो इंडियन अर्ली इंडियन इकोनॉमी में जो है सबसे प्रमुख रूप से जो है शासकों के द्वारा सोशल बेनिफिट यानी जो समाज की भलाई से संबंधित किए जाने वाले कार्यों की एक स्पष्ट रूपरेखा हमें थैंक यू दिखलाई